हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभरा के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के इस वीडियो में आज हम पाठ 6 स्पीति में बारिश गद्य पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं कृष्णा जी इसके लेखक हैं। आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलांग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत में 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। तो जो स्पीति नाम का जगह है, स्पीति में बारिश मतलब ये एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है या एक स्थान है, उसका नाम है स्पीति। और ये लाहौल जो है स्पीति जिले की तहसील है ना। लाहौल नाम का एक जगह है जो स्पीति के ज़िले के अंतर्गत आता है, और वो क्या है, तहसील है, उस ज़िले का तहसील है। तहसील मतलब समझते होंगे, जैसे हमारे में होता है हर एक क्षेत्र का तहसील और ज़िला होता है, उसी तरह लाहौल स्पीति का योग भी आकस्मिक ही है। और जो लाहौल है और स्पीति है, यह दोनों जो जुड़े हुए हैं, इनके जुड़ने का कारण भी कोई उचित कारण नहीं है, वो आकस्मिक या अचानक एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। इनके एक साथ जुड़ने का या स्पीति में लाहौल तहसील स्थापित होने का कोई बड़ा कारण या कोई सही कारण नहीं दिखाई देता है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। और ये जो स्पीति है, वो लाहौल जो है, वो ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका नाम बहुत कम जगह में सुनने को मिलता है। अलंघ्य भूगोल मतलब उस क्षेत्र का जो भूगोल है, भूगोल मतलब समझते हो उस क्षेत्र का जो भूभाग है या क्षेत्र की जो मिट्टी वगैरह है ना, वो उसमें ज़्यादा उस भूभाग में क्या है, ज़्यादातर ज़मीनी जो क्षेत्र है वो क्या है, अलंघ्य है। अलंघ्य मतलब उसको जल्दी से लांघा या उसको पार नहीं किया जा सकता। मतलब उस क्षेत्र में बड़े बड़े पहाड़ हैं या बड़े बड़े पर्वत हैं। यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, और इसलिए उस क्षेत्र का अपना अलग इतिहास है ना। उस क्षेत्र का जो भूगोल है वो उस क्षेत्र के एक अलग इतिहास लिखने के लिए कारण बनता है। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है। तो जो लाहौल जगह है वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है, बड़े बड़े दर्रे हैं। दर्रे मतलब बड़े बड़े दो पहाड़ों के बीच एक सकरी घाटी बनी हुई है, उसी से यात्रा करना पड़ता है ना। तो इस तरह से जो अभी भी लाहौल है वो स्पीति से वायरलेस सेट संचार साधनों से ही जुड़ा हुआ है। और लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। और जो केलंग और काजा नाम का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बीच हमेशा एक दूसरे से वायरलेस सेट के माध्यम से, मतलब दूरसंचार के माध्यम से ही सूचना आदान प्रदान किया जाता रहता है।
फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। फिर भी जो केलंग का राजा है, उस क्षेत्र का जो राजा है जो केलंग में रहता है, वो काजा के सूबेदार या जमींदार के ऊपर हमेशा अविश्वास जताता रहता है कि कहीं वो उसकी आदेश को पालन नहीं करेगा या मानने से इनकार तो नहीं कर देगा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, और कहीं वो उसके राज शासन के खिलाफ बगावत, है ना, मतलब उसका विरोध करने के लिए कोई समूह इकट्ठा तो नहीं कर रहा है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। लेकिन और उस क्षेत्र में आवागमन का बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि वो क्षेत्र हिमालय के पास का क्षेत्र है। हमेशा उधर क्या होता है, बर्फ़ से वो ढका रहता है, इसलिए उस क्षेत्र में आवागमन बहुत ही कठिनाई से होती है। सिर्फ वायरलेस मतलब फ़ोन के माध्यम से ही क्या होता है, वायरलेस सेट मतलब एक प्रकार का ये फ़ोन ही होता है, ठीक है। तो उसी के माध्यम से संदेश भेजा जा सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, और बसंत ऋतु जो होती है उसमें 170 मील है का मतलब लाहौल और स्पीति के बीच की दूरी है वो 170 मील है। इस कारण दोनों के बीच आना जाना बहुत ही कठिन होता है। शीत में प्रायः असंभव है, और शीत में प्रायः क्या है, शीत ऋतु जब आती है तो बसंत में तो एक बार कठिनाई झेलते हुए आया जा सकता है, लेकिन शीत में आना जाना संभव ही नहीं है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है, तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल से ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। तो जो प्राचीन काल है, यदि प्राचीन समय में या पुराने समय में जो स्पीति है वो भारतीय साम्राज्य भारत के किसी राजा का अमान अंग रही है, मतलब जिसका नाम नहीं था वैसा अंग या उसके साम्राज्य में आता था। जब यह साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है, और जब भारत के जो बड़े बड़े राजा थे उनका जब साम्राज्य या उनका जब अधिकार क्षेत्र कम होता गया तो ये स्वतंत्र रही, मतलब किसी का गुलाम नहीं हुआ। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल में, जब मध्य युग आया, है ना, समय जैसे जैसे बीतते गया तो मध्य युग में ये लद्दाख मंडल मतलब लद्दाख के क्षेत्र में आता था, कभी कश्मीर के क्षेत्र में, तो कभी बुशहर के क्षेत्र में, तो कभी कुल्लू के क्षेत्र में इसको जोड़ा जाता था। और जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तब इस तरह से उसे अलग अलग मंडल में जोड़ा जाता था, और तब भी प्रायः यह स्वायत्त रही है। और उस समय भी जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तब भी यह क्या होता है, ज़्यादातर स्वतंत्र रही। इस यहाँ किसी सरकार ने या किसी राजा ने अपना अधिकार नहीं जमा पाया। इसकी स्वायत्तता मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, है ना, ये गुलाम नहीं हुई या स्वतंत्र को ही स्वायत्तता कहते हैं। स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ने सिरजी है मतलब उस क्षेत्र का जो वातावरण है या उस क्षेत्र का जो भूभाग है, उस कारण उस क्षेत्र को कभी किसी ने गुलाम नहीं बनाया। सिरजी है मतलब रचना किया है या उसने प्रदान किया है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, और उस क्षेत्र का जो प्राकृतिक वातावरण है उसी कारण उस क्षेत्र की रक्षा भूगोल ही करता है। मतलब वो जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं, पर्वत हैं, और उसमें जो बर्फ़ से ढका हुआ या पतला सकरा रास्ता है, दर्रे हैं, उनके कारण उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा पाता। भूगोल ही इसका संहार भी करता है, और भूगोल ही इसको रक्षा देने का काम करता है, और भूगोल ही इसको क्या करता है, संहार करता है, मतलब नष्ट करने का या कष्ट देने का भी या इसको नुकसान पहुंचाने का काम भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरवार सिंह जैसा आता था तो
जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनप्पा में मैंने देखा। तो जो लेखक हैं वो लिख रहे हैं, पहले कभी राजा जो है अपना कोई संदेश भेजते थे, हरकार मतलब गुप्तचर या संदेश देने वाला कोई व्यक्ति जब इस क्षेत्र में भेजते थे तो उसके आते जाते तक क्या हो जाता था, बसंत ऋतु बीत जाता था, है ना। और कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था, जोरावर सिंह मतलब कोई व्यक्ति या किसी राजा का कोई सिपाही या गुप्तचर रहा होगा, ठीक है, जिसके बारे में लेखक ने लिखा है। तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनप्पा में मैंने देखा था। तो तुपचिलिंग गोनप्पा में उन्होंने जिस प्रकार की तरीका या जिस तरीके को उसने वहाँ देखा था, वही स्थिति जोरवारा सिंह के आने पे भी लाहुल क्षेत्र में होता था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आँख बंद कर, चागमा का तन पकड़ या एक दूसरे को पकड़ कर बैठ गए। और जब विस्फोट करने लगे, मतलब जब हमारे देश में क्या हुआ, विस्फोटक का उपयोग होने लगा, तो जो लाहुली था, है ना, तो क्या हुआ, लाहुल का जो क्षेत्र था वो हदस कर मतलब उसकी जो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत थे वो भी दहलने लगे। वो डर से आँख बंद कर लिया, ऐसा लेखक ने लिखा है। चांगमा का तना पकड़कर एक दूसरे को पकड़ बैठ गए और चांगमा जो थे उसका तने को पकड़कर वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उठे, और जब धमाका मतलब उस क्षेत्र में युद्ध होने लगे, है ना, या उस क्षेत्र में विस्फोटक फूटने लगे, तो उससे बचने के लिए वो बहुत ही डरा सहमा रहने लगा और डरते डरते आँख खोलकर वो फिर से उठने लगे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए, और जो जोरावर सिंह था जब उसने लाहौर पर आक्रमण किया था और विस्फोटक जब वो फोड़ रहा था तो उसके डर से उस क्षेत्र के लोग जो थे, स्पीति के जो लोग थे, वो छोड़कर कहाँ गए थे, स्पीति के क्षेत्र को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भाग गए थे। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा, और जो जोरावर सिंह था उसने स्पीति को और वहाँ के विहार मतलब वो बौद्ध भिक्षुओं का जो मंदिर था, है ना, उसमें जितने भी क्या थे धन संपदा थे उसको उन्होंने लूट लिया। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है, और जोरावर सिंह का उसने स्पीति या लाहौल के लोगों ने क्या किया, कभी विरोध नहीं कर पाए या उसका विरोध नहीं किया गया, और ये स्पीति की सुरक्षा की क्या है, पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। जो स्पीति का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो लाहौल के क्षेत्र की जनसंख्या से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। यहाँ की जो जनसंख्या 1901 में जब हमारे देश की जनगणना हुई तो लेखक लिख रहे हैं कृष्णा जी कि 1901 की जनगणना के आधार पर उस क्षेत्र में कुल 3231 लोग ही निवास करते थे। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196, और जब 1971 में जनगणना हुई 70 साल बाद के रिकॉर्ड में 7296 लोग वहाँ निवास करने लगे। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है, और लाहौल और स्पीति का जो पूरा क्षेत्र है दोनों को जब जोड़कर 1971 में जनगणना किया था, उस जनगणना के अनुसार लाहौल और स्पीति का जो क्षेत्र है वो 12,015 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, और जब 1971 में जनगणना हुआ तो स्पीति और कितना क्षेत्र स्पीति में आता है, कितना क्षेत्र लाहौल में आता है, इसके अलग से गणना नहीं किया गया। इम्पीरियल गेजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908
खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्र 2155 वर्ग मील है। और इंपीरियल गेजेटियर मतलब नाम की जो संस्था है ऑक्सफोर्ड की, उसने 1908 में जो जनसंख्या मतलब उस क्षेत्रफल या उस क्षेत्र के भूभाग का नापा था, तो उसका ये कहना था कि 2155 वर्ग मील पूरे क्षेत्र को उसने मापा था। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 में से भी कम है। मतलब मान लो 12 किलोमीटर 4 मील का मतलब 3 किलोमीटर का 1 मील होता है, और 3 किलोमीटर में जैसे यहाँ 4 प्रति वर्ग मील कहने का मतलब प्रति वर्ग मील मतलब 3 किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग ही निवास करते हैं, ऐसा उस क्षेत्र की जनसंख्या इतनी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी, और 1901 की जनगणना के आधार पर यह भी देखोगे तो प्रति वर्ग मील में रहने वाले लोगों की जनसंख्या यहाँ कितनी थी, 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राजा से भारत को जस का तस मिला, और जब लाहौल और स्पीति हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो ब्रिटिश के जो राजा या ब्रिटेन के जो राजा थे या अंग्रेज जो शासक थे, उन्होंने भारत को जैसे के तैसे मतलब जिस हालत में था उसी हालत में उनको सौंपा गया। अंग्रेज़ों को यहाँ 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला, और अंग्रेज जब इसमें अपना अधिकार जमाए या उसको अपने कब्जे में लिए थे, है ना, तब वह क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता था, कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के क्षेत्र में आता था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के उन वाले क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे, और अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में क्यों लिया, क्योंकि वो तिब्बत के उन्हीं क्षेत्र में प्रवेश करना या उस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे, और तिब्बत में जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसका दूरगामी हित मतलब उसको बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला वो क्षेत्र था तिब्बत। इसलिए वो ब्रिटेन या अंग्रेजी जो सरकार थी वो स्पीति को पहले अपना अधिकार में लेना चाहती थी, फिर स्पीति के माध्यम से वो तिब्बत को अपने अधिकार में लेना चाहती थी। जो भी हो, 1846 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। 1846 में जब हमारे देश में ब्रिटेन का शासन चलने लगा तो कुल्लू, लाहौल और स्पीति ये जो 3 क्षेत्र थे, 1846 में ये ब्रिटेन सरकार या अंग्रेज सरकार ने इस क्षेत्र में अपना अधिकार चलाना शुरू किया। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए, और पहले इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने अपना सरकार या अपना साम्राज्य चलाने के लिए क्या किया था, एक सुपरिटेंडेंट अधीन किया था या नियुक्त किया था, और 1847 में इसे कांगड़ा जिले के अधिकार क्षेत्र में शरीक कर दिया, कहने का मतलब जोड़ दिया गया। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ये नोनो क्या है, तो वर्तमान में 2000 मतलब एक शासक का नाम है। और जब हमारे देश में लद्दाख मंडल के द्वारा या लद्दाख मंडल का जब गठन किया गया, तब नोनो के द्वारा उस क्षेत्र में क्या किया गया था, साम्राज्य चलाया जाता था या शासन चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा, और जब ब्रिटेन के सरकार का या अंग्रेज़ों का जब सरकार हमारे देश में चलता था, तब भी वो नोनो या उस क्षेत्र के या स्पीति या लाहौल क्षेत्र का ही किसी व्यक्ति को नोनो बना दिया गया था, और उसी के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य या साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, और वो जो नोनो होता था वो द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के रूप में, द्वितीय दर्जे मतलब दूसरे श्रेणी के न्यायाधीश के रूप में ही कार्य कर सकता था, इतना ही अधिकार उसको दिया गया था। लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे, लेकिन स्पीति के लोग जो थे वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा कोई अपने राजा से करता है। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं, है ना। और जब उस क्षेत्र में राजा नहीं हुआ करता था, तब उस क्षेत्र में जो दमयंती जी थी, है ना, उनको ही रानी माना
जाने लगा था। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। तो 1873 में स्पीति रेगुलेशन मतलब स्पीति में के कानून में सुधार किया गया या वहाँ के साम्राज्य व्यवस्था में सुधार किया गया, जिसके तहत लाहौल और स्पीति में को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत में यह के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। मतलब ब्रिटेन का जब सरकार हमारे देश में शासन कर रही थी, तब भी स्पीति और लाहौल के लिए अलग से नियम या कायदे या कानून का निर्माण किया गया था। जो भारत के अन्य क्षेत्रों में जो नियम लागू होता था वो वहाँ लागू नहीं होता था। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, और रेगुलेशन के अधीन जो प्रशासन था, है ना, जो भी जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो उस क्षेत्र में शासन चलाने का काम नोनों को दिया गया, और वो उस क्षेत्र में मालगुजारी मतलब उस क्षेत्र से कर वसूलने का काम और छोटे छोटे फौजदारी मामलों का काम मामले जैसे दो लोगों में छोटे झगड़ा या कोई भी ऐसी समस्या हो जाती थी तो छोटे एक निश्चित सीमा तक के ही केस का सुनवाई वो या मुकदमा का फैसला करने का अधिकार उसको दिया गया था। उसके ऊपर के केस को वो कमिश्नर के पास भेज दिया करता था। उन दिनों लाहौल स्पीति जो है वो पंजाब का स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। जो कुल्लू तहसील था उस कुल्लू तहसील के कार्यालय में आपको कैसे उस टाइम शासन चलता था उसका आपको जानकारी मिल जाएगा, ऐसा कृष्णा जी लिखे हैं। स्वराज के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग ज़िला बना दिया गया, और जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद 1960 में जब पंजाब राज्य के एक अलग से ज़िले के रूप में लाहौल और स्पीति को नाम दिया गया और उसको एक अलग से ज़िला बना दिया गया, जिसका केंद्र कहाँ था? केलंग था। केलंग मतलब केलंग नाम की जगह पे उस ज़िले के कार्यालय को स्थापित किया गया था। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना और जब पंजाब से अलग होकर 1966 में फिर से नए राज्य का निर्माण हुआ, तो पंजाब का यह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का जब राज्य का निर्माण किया गया, तब लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर या उत्तरी छोर में बसा हुआ जिला बन गया। मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य का जब गठन हुआ तो 1966 में वो पंजाब से अलग होकर कहाँ आ गया? हिमाचल प्रदेश में आ गया, और उसका एक ज़िले के रूप में जाना जाने लगा। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र थे, और तब ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र माना जाता था। स्पीति 3.42 और 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य चोटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमाचल में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है।
स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बिहाड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। तो जो स्पीति है वो हमारे देश के जब नक्शा आप देखोगे है ना, तो 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह उस देश का अक्षांश देशांत बतलाया गया है। ठीक है, नक्शे का मतलब कहाँ पे नक्शा में जब भारत के किस अक्षांश और देशांत, ये आप लोग को पढ़ते होंगे गणित में है ना, अक्षांश और देशांत या भूगोल में। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई है ना, मतलब लगभग ये जो पहाड़ हैं वो 18,000 फीट है ऊंचे हैं। 18,000 फीट ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत से, पश्चिम में लाहुल से, और ये जो स्पीति का जो क्षेत्र है उसमें चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं। और एक तरफ से पूर्व की तरफ से तिब्बत से, पश्चिम की तरफ से लाहुल से, और दक्षिण के में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं, मतलब अलग घेरने का काम करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। तो इसका जो मुख्य घाटी है वो इस क्षेत्र में जो नदी बहती है जिसका नाम स्पीति है, इसलिए इसके मुख्य घाटी का नाम स्पीति रखा गया है। स्पीति पश्चिम में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वो उत्तर पश्चिम हिमालय से निकलती है 16,000 फीट की ऊंचाई से और पूर्व में तिब्बत में बहती है। फिर वहाँ से स्पीति में आती है और वहाँ से वो कहाँ आती है, स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर वो कहाँ जाती है, पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में जाकर मिल जाती है। उस क्षेत्र में एक और नदी का नाम लेखक बतला रहे हैं कि वो उस क्षेत्र में एक और नदी का नाम सुने हैं, लेकिन उनको सिर्फ प्रीति है। कहने का मतलब स्पीति नदी ही बहुत ज़्यादा प्रिय है। स्पीति नदी में सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। स्पीति में वो सिर्फ एक ही नदी स्पीति नदी को ही पहचानते हैं। उस क्षेत्र में एक और बहने वाली जो नदी है उस नदी का नाम पारा नदी लेखक ने बतलाया है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। और स्पीति के अलावा जो प्रसिद्ध घाटी है उस क्षेत्र में उसको पिन की घाटी प्रसिद्ध है, जिसके बारे में उन्होंने लेखक ने मान भाई नाम का जो व्यक्ति था या उनका जो मित्र था उनसे उन्होंने किस्सा सुना है। वो जो क्षेत्र है मतलब पिन घाटी का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से वीरान है। वहाँ कोई जनसंख्या या कोई व्यक्ति निवास नहीं करता और सिर्फ स्पीति में ही आबादी निवास करती है। प्रति वर्ग 4 से भी कम लोग वहाँ निवास करते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रखा जा सके। तो जो अचरज की बात मतलब आश्चर्य यह नहीं है कि इतने कम लोग उस क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं। जब स्पीति के क्षेत्र या स्पीति के बारे में लेखक बतलाते हैं किसी को तो अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि वहाँ वो कैसे बसे हुए हैं, वो उस क्षेत्र को क्यों नहीं छोड़ देते। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, मतलब उस क्षेत्र में कितना कष्ट झेलना पड़ता है, उसको जब बतलाया है लेखक ने,
तब जो सुनने वाले लोग हैं वो लोग यही कहते हैं कि वो लोग उस क्षेत्र में निवास क्यों नहीं करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर क्यों नहीं निवास करते। 8-9 महीने से वो बाकी दुनिया या भारत के अन्य राज्यों से 8 से 9 महीने क्या होते हैं, कटे रहते हैं, या उनसे कोई जुड़ाव या कोई संपर्क नहीं रहता। वो सिर्फ उस क्षेत्र की जनता ही एक दूसरे से, भारत के अन्य राज्यों से वो पूरी तरह से कट जाते हैं, मतलब उनका कोई संपर्क नहीं होता। और वो ठंड में ठिठुर रहे हैं। वहाँ 8 से 9 महीने क्या होते हैं, ठंड से, हमेशा ठंड का ऋतु होता है, या हमेशा वहाँ सर्दी या बर्फ़ गिरते रहते हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं और साल में सिर्फ उनको एक ही फसल उगाने का मौका मिलता है। लकड़ी भी नहीं है और उस क्षेत्र में पेड़ पौधे भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस कारण पेड़ भी नहीं उग पाते। उनको जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिलता जिससे वो अपने घर को गर्म रख सके। ठीक है, इस तरह से स्पीति जो है वो एक भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही चुनौती वाला क्षेत्र है। हमेशा वहाँ बर्फ़ से ढका रहता है क्षेत्र जो है, इसलिए उस क्षेत्र को बहुत ही दुर्बल या दुर्गम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। शेष भाग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।